हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज वेक्टर्स, राइट। सो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पीपीटी पे, राइट। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, उनको डिस्कस करते रहते हैं। आप लोग क्वेश्चंस जैसे हमेशा करते आ रहे हैं, अटेम्प्ट करिए, आंसर सॉल्व करिए और फिर सोल्यूशन चेक करिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया इसमें, ये है पैराग्राफ। और क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में दे रखा है आर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन एक्स ओ वाई। ओ इज ओरिजिन, मतलब आर एक वेरिएबल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो हम आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एज्यूम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। सच दैट आर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, आर का डॉट किस वेक्टर के साथ, 10 जे कैप माइनस 8 आई कैप माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 40, करेक्ट। तो बेटा जब x डॉट एक्स आई बाई जे का हम इससे डॉट करेंगे तो i डॉट आई माइनस 8x प्लस 10y माइनस r मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। नाउ व्हाट विल बी द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, दैट विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो माइनस 8x प्लस 10y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। और अगर आप इसको ढंग से लिखेंगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y प्लस 40 इक्वल टू 0। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखते ही हम पता लगा सकते हैं ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका सेंटर हम निकाल सकते हैं। सेंटर कितना होगा बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, दैट इज माइनस 4,5 एंड रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो सेंटर एंड रेडियस हमें इसका पता चल गया। उसके बाद P1 है, P1 जो है क्वेश्चन के हिसाब से आप देख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ R प्लस 2i माइनस 3j का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ये सर्कल को प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन, तो बेटा जो सर्कल आएगा इसका सेंटर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, रेडियस 1 है, ठीक है ना। तो ना ही एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस किसी को भी ये टच कर रहा होगा, ऐसा ये सर्कल आएगा, है ना। सेंटर -4,5, ठीक है। अच्छा अब आप देख रहे हैं दे रखा है r प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू और r प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और इनका स्क्वायर जो P1 P2। तो r जो था वो तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे था। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस पर और ये कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो लेट से ये जो पॉइंट है एक मैं पॉइंट मान लेता हूं -2,3, ठीक है ना। P पॉइंट ले लेते हैं -2,3, ठीक है। तो R पॉइंट का जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे है उसका इस पॉइंट से, तो अगर अब आप चेक करो तो -2,3 भी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है कहीं ना कहीं, -2,3, दिस इज P पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें सर्कल पे जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका P पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकलता है बेटा, वो कैसे निकलता है, लेट से ये जो है इसका सेंटर A में मान लेता हूं, ठीक है। तो P का A से डिस्टेंस और उसमें रेडियस ऐड कर दूंगा और P का A से डिस्टेंस माइनस रेडियस कर दूंगा तो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, P पॉइंट मैंने एज्यूम किया हुआ है -2,3, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा, AP प्लस R और ये कितना होगा AP माइनस R। AP कितना है, AP कैलकुलेट करें। A सेंटर है -4,5, तो -4 - 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 5 - 3 भी 2 का स्क्वायर हो गया, तो √8 आ गए बेटा, ठीक है। तो √8 और रेडियस 1 है तो ये कितना हो गया 2√2 प्लस 1 और ये 2√2 माइनस 1, ठीक है। तो हमें इसके मैक्सिमम डिस्टेंस पता चल गया। तो P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा 2√2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और P2 हो जाएगा 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो P1 P2 के हमने a tangent is drawn to the curve y equals to 8/x square, ये ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन जो है करता जा रहा है, हम एक एक करके अब जो है पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है लोकस ऑफ आर, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दिस इज द लोकस ऑफ आर, ठीक है। और लोकस ऑफ आर हमने क्या इंटरप्रेट किया था, इट इज अ सर्कल विद सेंटर -4,5 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। इसका रेडियस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सर्कल विद सेंटर 4, 5 ये गलत है। सर्कल विद द एंड्स ऑफ डायमीटर 0, 0 ऑफ कोर्स नहीं है, डायमीटर का एंड पॉइंट 0, 0 तो है ही नहीं। सर्कल ऑफ रेडियस 1 ये सही है, एलिप्स गलत है। तो फर्स्ट का सही आंसर कितना हो गया, सी हो गया।
अच्छा बी में क्या कह रहा है, P1 प्लस P2, P1 P2 हमने निकाल लिया। अब हमें P1 प्लस P2 जो है वो कैलकुलेट करना है। तो P1 प्लस P2 कितना होगा बेटा, 8 प्लस 1 9 और -4√2 प्लस 4√2 कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ P1 प्लस P2 9 प्लस 9 18 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल हो गया भाई। तो 18 अगर आप चेक करें सेकंड क्वेश्चन में डी ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, तो सेकंड का डी आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन जो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या दे रखा है बेटा, एक कर्व दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। अ टैंजेंट इज ड्रॉन टू दिस कर्व एट अ पॉइंट D, एक D पॉइंट पर इस पे टैंजेंट बनाई जिसका एब्सिसा 2 था। अच्छा D का x कोऑर्डिनेट जो कर्व पर है 2 है, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा। चलो D पॉइंट पता चल गया। अब हमें टैंजेंट निकालनी है तो हमें स्लोप निकालनी होगी। स्लोप ऑफ टैंजेंट dy बाई dx कितना होगा बेटा, -16 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स को 2 रख दोगे तो स्लोप ऑफ टैंजेंट 2 होगा। ठीक है, तो टैंजेंट की इक्वेशन y माइनस 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2, और उसने e पॉइंट दिया है ना, कि ये जो टैंजेंट है ये x एक्सिस को e पर इंटरसेक्ट करती है। तो अगर x एक्सिस को e पर इंटरसेक्ट करती है तो y को 0 रख देंगे। तो y को 0 रखने पे x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये e के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे निकालना है, आप देख पा रहे हैं डी वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है विद ओ ई वेक्टर, विद ओ ई वेक्टर। ठीक है, डी क्या होगा, e माइनस दिस, तो 3 माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप का डॉट ओ ई, ओरिजिन ओ ये वाला पॉइंट था, ओरिजिन ओ से ई का, तो दैट इज 3 आई कैप। तो इन दोनों का डॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई बेटा, 3 के बराबर हो गई। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने एक एक करके तीनों जो है पार्ट्स इसके सॉल्व कर ली। सबसे पहले क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में था, सिर्फ इसलिए एक्स आई और वाई जैसे काम हो जाएगा, बस उसके बाद इंटरप्रेट हो गया सर्कल। फिर जैसा ये है, अब ये अपन पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये आर पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब आर तो वेरिएबल पॉइंट था और वो सर्कल पे था, तो हम पढ़ चुके हैं सर्कल का सेंटर, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस मैक्सिमम होता है और माइनस रेडियस मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, उस कंसेप्ट से हमने P1 P2 भी निकाल लिया, और फिर उसको वो टैंजेंट जो है, टैंजेंट नॉर्मल्स का जो चैप्टर है उस कंसेप्ट पे ले गया, कोई बहुत टफ कंसेप्ट नहीं, और फिर उसको वापस से उसने वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, बट स्टिल करने लायक क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन वो नहीं था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ऑलरेडी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जे, और फिर वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसकी बात कर रहा है। तो ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बी वेक्टर इज वाई आई कैप, वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप, एंड सी वेक्टर जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। ठीक है, एंड देन दे आर आस्किंग सम ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अबाउट द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, दिस विल बिकम ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। अच्छा, व्हाट विल बी ए डॉट सी, ए का सी से डॉट एक्स एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड, ए डॉट बी में सेम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सेम आएगा, तो इन दोनों में से हम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तो कॉमन ले सकते हैं बेटा, और बचेगा बी माइनस सी वेक्टर, दैट मीन्स वाई माइनस जेड आई कैप प्लस जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप. This will become our vector A cross B cross C. Now we will be checking the options accordingly. तो A ऑप्शन वो कह रहा है कि ये जो वेक्टर ये पैरेलल होगा y A ऑप्शन में y माइनस जेड आई कैप प्लस जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप. बिल्कुल सही है भाई, साइन वाइन सब सेम है, और ये जो है ये तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लैम्डा माना जा सकता है. तो ये जो लैम्डा टर्म्स ये लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हमें ए ऑप्शन में दिया और हमारा जो सॉल्व करके आ रहा है वो कोलिनियर वेक्टर है. इसका मतलब ए जो होगा इसका सही आंसर होगा. क्लियर. अच्छा, बी में कह रहा है ऑर्थोगोनल है. ये वेक्टर और आई कैप जे कैप के कैप जो है ऑर्थोगोनल है. लेट्स सी ये बी वेक्टर में मान लेता हूं. ठीक है, तो अगर मैं बी का डॉट करूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ, तो बेटा कितना आएगा? देखो लैम्डा तो कॉन्स्टेंट तो आ ही जाएगा. आई का डॉट आई कैप के साथ तो इट विल बी वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स
प्लस एक्स माइनस वाई, तो क्या ये जीरो आ गया। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब v इज परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो भी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। ऐसे ही वो कह रहा है कि क्या ये एक्स वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई के कैप इसके ऑर्थोगोनल है क्या। तो बेटा जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे उसके साथ, तो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐड करने पे वो भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट करके चेक करें। और डी में बोल रहा है कि क्या वो आई कैप जी कैप के कैप के पैरेलल है क्या। अब देखो अगर वो आई कैप जे कैप के कैप के पैरेलल है तो इसका मतलब कोफिशिएंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब y माइनस जेड अपॉन वन शुड बी इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन वन इक्वल टू एक्स माइनस इज इक्वल टू लैम्डा। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि y माइनस जेड और z माइनस एक्स इक्वल हो और z माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये तो कोई कंडीशन नहीं है। एक्स वाई जेड तो कोई भी रियल्स हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब डी जो ऑप्शन आ रहा है वो हमेशा सही नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसके क्या क्या होगा बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो ए बी और सी इसके सही आंसर होने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स। तो हमें चेक करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू, कौन कौन से स्टेटमेंट इज आर टू है। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। पहले में वो कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। नाउ व्हाट इज द राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है राइट हैंड थंब रूल जैसे होता है ना, कि अगर अपन ए क्रॉस बी करते हैं तो थंब की जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़ते हैं तो सी की जो डायरेक्शन है दैट विल बी, थंब की जो डायरेक्शन होती है वो सी की डायरेक्शन होती है ना, या राइट हैंड स्क्रू रूल जो कहते हैं। सो बेसिकली ऐसा कुछ v1 क्रॉस v2 जब v3 के बराबर हो, ठीक है, तो वो जो है राइट हैंडेड सिस्टम कहलाते हैं। सबसे पहली चीज वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर तो होने ही नहीं चाहिए। जिन तीन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि क्या वो राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, तो दोस थ्री वेक्टर्स शुड नॉट बी कोप्लेनर। अच्छा, ए ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस, पहले मैं लिख लेता हूं। तो ए डॉट फॉर्मूला लगा के ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, दूसरा वाला वेक्टर कितना होगा, बी क्रॉस सी क्रॉस है ना, तो बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। और तीसरा वेक्टर क्या है, सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी, सी डॉट ए इंटू बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए v1 वेक्टर मानूं, इसे v2 वेक्टर मानूं और इसे v3 वेक्टर मानूं, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर का सम तो जीरो आ गया। ऐड करो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब ये तीनों तो कोप्लेनर हो गए। और अगर ये कोप्लेनर हो गए तो ये राइट हैंडेड सिस्टम कैसे बना सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। कोप्लेनर, और इनफैक्ट ये तो हम मान सकते हैं तीन ट्राइंगल की रिजल्टेंट जैसे जीरो हो जाता है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है, ऐसा मान सकते हैं कोप्लेनर, तो राइट हैंडेड सिस्टम तो नहीं है। तो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब बी जो है इसका हम पार्ट देखते हैं। वो कह रहे हैं सी ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। तो ऑफ कोर्स वी कैन इजीली सी दैट इन दोनों का अगर हम क्रॉस करें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो इस वाले के बराबर आ गया, इस वाले वेक्टर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब दो का क्रॉस तीसरा वेक्टर आ रहा है, तो यस दे फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। ये करेक्ट है भाई, आंसर है ना, दे फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। चलिए अब इसमें हम सी ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में वो कह रहे हैं यदि ए प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नल वेक्टर है। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो भी जीरो ही होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का जो रो होगा वो नेगेटिव होगा क्या। तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किसके बराबर हो गया, -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
और ये सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव होगा, जिसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स दिस क्वांटिटी हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया। अच्छा, डी ऑप्शन चेक करते हैं। अब डी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में वो कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू -1 है क्या? ठीक है भाई, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी 0, तो अगर मैं आपसे फर्स्ट स्टेप में बोलूं, इसको b से क्रॉस किया हमने, है ना, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b 0 हो जाएगा, c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं a क्रॉस b इज इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाऊं, माइनस c क्रॉस b को मैं b क्रॉस c लिख सकता हूं। जब हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते तो साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले में मैंने जो है b से क्रॉस किया था। अच्छा, अब मैं c से क्रॉस करूं, अगर तो c से क्रॉस करूंगा तो a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है क्या? अब डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर मैं b क्रॉस c की बात करूं तो क्या b क्रॉस c माइनस ऑफ a क्रॉस c के बराबर होगा बेटा? ठीक है, ये भी आ गया। तो आप डी ऑप्शन चेक करते हैं। देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, a क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी तो सेम ही है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी तो सेम ही है। तो मैं उसको लिख सकता हूं बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा नीचे देखो बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी सेम, तो मैं ए क्रॉस सी को माइनस बी क्रॉस सी लिख सकता हूं। तो वो माइनस बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी मतलब माइनस बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल होके वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए, और फिर एक एक करके हम ऐसे सारे ऑप्शंस के चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमें ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आई कैप प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स जे कैप, एंड सी इज C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 कैप वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ C इज 1, मतलब C इज अ यूनिट वेक्टर। ऐसा हमें दे रखा है और ए और बी के बीच का एंगल π/4 है और C जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो गया कि एक जैसे आप मान लीजिए पैरेललोपाइड बन रहा है, ठीक है ना, नीचे एक पैरेललोग्राम है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल π/4 है, और एक सी वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जहां ए और बी लाई करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। और ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री हमें दे रखा है, और सी खुद वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, तो हमें एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफाइन कर रखा है ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए मैं पहले ना बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी निकालता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। और आई होप आपको फॉर्मूला पता है बॉक्स ऑफ ए बी सी का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा कॉस फाई। देखिए द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले बी क्रॉस सी करने लगे तो सी इज अ वेरिएबल वेक्टर, अब सी इज अ वेरिएबल वेक्टर तो बी क्रॉस सी बहुत लेंदी होगा, फिर ए से डॉट करके फंक्शन निकालना। इससे बेटर ए क्रॉस बी और डॉट सी हम करें। ए क्रॉस बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा, और ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब उसका सी से डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस फाई आएगा, जहां फाई एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री, और थीटा एंगल कितना है बेटा, π/4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर आप चेक करो तो √3 है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, साइन थीटा विल बी 1/√2 एंड cos फाई विल बी 1। ठीक है, सो व्हाट विल बी एफ एक्स फंक्शन फ्रॉम हियर, एफ एक्स फंक्शन विल बिकम 3/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। सही है, ये फंक्शन एफ एक्स जो है ये बन जाएगा। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सॉल्व करना है, क्योंकि अगर अपन बी क्रॉस सी करके और फिर उसके थ्रू जाते तो बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा सॉल्व करना, जबकि इस फॉर्मूले से जैसे मैंने बताया ऐसे करने से बहुत ईजी हो जाएगा। अब ए में कह रहा है, अच्छा ध्यान से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एफ एक्स। हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस बताने, करेक्ट नहीं बताने, वी हैव टू टेल द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी
देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करना है। x कहां से कहां तक दे रखा है, ओपन 0 से पाई। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमें पता है कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिसकंटिन्यूअस होगा हर इंटीजर पर। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1, 2 और 3। पाई 3.14 होता है, 3 पॉइंट तो यहीं आ गए। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x, अगर मैं साइन x का ग्राफ बनाऊं तो साइन x का ग्राफ तो 0 से पाई में कुछ ऐसा आएगा, ओपन 0 से क्लोज पाई, ठीक है। और यहाँ बीच में पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब मैं अगर इसके फ्रैक्शन x की ग्राफ बनाऊं, नाउ आई एम ड्राइंग द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x। तो बेटा 0 से पाई बाई 2 तक साइन x 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में तो जो वैल्यू आएगी एज इट इज उसका जो ग्राफ है वो भी वैसे ही चलता जाएगा, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा। पाई बाई 2 पे साइन x की वैल्यू 1 हो जाती है, पाई बाई 2 पे साइन x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो उसका ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो वाली वैल्यू जैसी जो 0 से 1 के बीच में जैसा होगा वैसा ही आएगा। तो 0 से पाई के बीच में तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन का ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये एक पॉइंट पर, कहां पर, पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो फॉर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स आई गेट अनदर पॉइंट पाई बाई 2। तो टोटल कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जबकि क्वेश्चन में लिखा है ये fx 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत स्टेटमेंट ही मार्क करने हैं। इसका मतलब ए को हम मार्क करेंगे क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, बी ऑप्शन चेक करते हैं। वो कह रहा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, एलएमवीटी इज एप्लीकेबल फॉर एक्स इन द इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई 2 क्लोज से पाई में एलएमवीटी एप्लीकेबल है। देखो एलएमवीटी के लिए सबसे पहले जो फंक्शन है वो उस इंटरवल में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो पहली जो पॉइंट है वही खत्म हो गया क्योंकि 2 जो है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में आएगा, 3 भी इसके बीच में आएगा। अब उस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल ही नहीं, कंटिन्यूअस ही नहीं है। कंटिन्यूअस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा, एलएमवीटी कैसे अप्लाई करोगे। तो इसका मतलब एलएमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल। तो बी भी कैसा स्टेटमेंट हो गया, गलत है। गलत है तो मार्क करना है उसको, अपन को मार्क कर दिया। सी ऑप्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलिए सी चेक करते हैं क्या वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है क्या। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई बाई 2। चलिए f ऑफ पाई बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये 1 हो गया। साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 का फ्रैक्शन 0 हो गया तो 1, और तो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। अच्छा, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस, और f ऑफ कैसे चेक करेंगे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा चेक करने के लिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड की फंक्शन की वैल्यू से कम होनी चाहिए। f ऑफ पाई बाई 2 प्लस अगर ज्यादा हुआ और f ऑफ पाई बाई 2 माइनस भी ज्यादा हुआ तो इसका मतलब f ऑफ पाई बाई 2 लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। ठीक है, तो f ऑफ पाई बाई 2 प्लस की अगर हम बात करें तो 3/2। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अभी भी 1 ही रहेगा। और साइन पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे लगभग कितना होगा बेटा, लगभग 1 होगा। तो इसकी वैल्यू लिमिट अगर अपन बात करते हैं ना, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 प्लस पर, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ऐसे ही जब लिमिट x अप्रोचेस पाई बाई 2 माइनस fx की बात करोगे तो वो भी 3/2, 1 प्लस 1 वो भी 3 के ही बराबर आएगी। तो हम देख रहे हैं पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू इसके नेबरहुड वैल्यू से कम है, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो सी ऑप्शन सही है, हमें नहीं मार्क करना, हमें इनकरेक्ट मार्क करने थे, तो हम सी को मार्क जो है नहीं करेंगे, है ना। सी ऑप्शन को हम मार्क नहीं करने वाले। और अब हमारे पास बचता है डी ऑप्शन चेक करना। डी में कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी fx 9 आएगा। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी fx। यार x अगर इंफिनिटी की तरफ ले जाओगे तो साइन x -1 से 1 के बीच में रहेगा, ऑसिलेट करेगा। और x इंफिनिटी पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा हमें ये भी नहीं पता, तो इसकी वैल्यू तो डज नॉट एग्जिस्ट आनी। एक तो ऑसिलेटरी लिमिट और उसके अलावा ये खुद इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हमें पता ही नहीं क्या आंसर आएगा। तो वो जबकि उसमें लिखा 9 आंसर थे, गलत है तो मार्क करना होगा। तो इसके कौन कौन से ऑप्शंस मार्क करने हैं, ए, बी और डी, क्योंकि ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। ठीक है बेटा। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
उसमें बोल रहा है ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का 1 है। तो देन द पॉसिबल इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ, आप देख ही पा रहे हैं, 3a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। तो एक काम करते हैं, हम पहले मान लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो मैं पहले a प्लस बी का स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको बेटा 2 कॉमन ले लूं, अगर 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। और यहाँ जो थीटा है, जो थीटा है वो किसके बीच में लाई करता है बेटा, 0 से पाई के बीच में थीटा लाई करता है, ठीक है। तो यहां से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, दैट इज 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस ये आएगा क्योंकि हाफ एंगल जो होगा थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 होगा, 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर देखूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और माइनस 2 a डॉट बी, तो माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी को हम 2 साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो क्यों ना मैं एक फंक्शन f ऑफ थीटा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, 3/2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी है ना, तो 3/2 टाइम्स ऑफ magnitude of a plus b, magnitude of a plus b is coming out to be 2 cos theta by 2 into 2 cos theta by 2 plus 2 times of this, so 4 times of sin theta by 2। तो हमारे पास f of theta कितना आ गया, 3 cos theta by 2 plus 4 sin theta by 2। और theta by 2 की रेंज 0 से pi by 2 तक होगी। अब हमें इसमें इसकी जो है इसकी रेंज निकालनी है, इस इंटरवल में इसकी रेंज क्या हो। देखिए अगर वो थीटा बाई 2 पे कंडीशन नहीं होती तो इसकी रेंज हम डायरेक्ट -5 से +5 कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि अब थीटा बाई 2 पे कंडीशन है 0 से पाई बाई 2। तो ये बेटर रहेगा कि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव -3/2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो 3/2 sin theta by 2 is equals to 2 cos theta by 2. So tan theta by 2. Tan theta by 2 comes out to be 4/3. ठीक है, अब हम इससे ये देख सकते हैं कि tan theta 2 4/3 है, तो sin theta by 2 4/5 and cos theta by 2 will be 3/5। ठीक है, तो बेटा जब tan theta by 2 4/3 है उस समय f ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं, cos की जगह 3/5, तो 3 3 9/5 प्लस साइन 4 4 4 16/5, तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है। अब इनमें से ही मिनिमम मैक्सिमम आएगा, तो बाउंड्री कंडीशन f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, x को 0 रखा, cos 0 तो 3 आ गया, और f ऑफ π/2 निकाल लेते हैं क्योंकि जो हमारा थीटा है π/2 नहीं, f ऑफ पाई है ना, थीटा जो था वो 0 से पाई जा रहा है, तो बाउंड्री पॉइंट्स 0 और पाई हो गए, और उसके अलावा डेरिवेटिव जहाँ 0 उस पर वैल्यू हमने निकाल लिया। पाई कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू तो 5 आ रही है और मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ f ऑफ थीटा, द रेंज ऑफ f ऑफ थीटा इज फ्रॉम 3 to 5। तो इस इंटरवल में इंटीजर्स हैं 3 4 एंड 5। हमसे ये पूछा है द पॉसिबल इंटीजर और इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ 3 4 एंड 5 विल बी द आंसर, दैट इज B C एंड D। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा B C D। ध्यान रखना, इसको देखते ही काफी जने -5 से 5 या फिर लिख देते हैं पूरा, पर क्योंकि थीटा एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, तो उसकी रेंज 0 से पाई होगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा बेटा। क्लियर है? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन मल्टीपल चॉइस एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है ना भाई, ध्यान से। चलिए फर्स्ट में क्या लिखा है, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, ए में हमें फाइंड करना है क्या, ए क्रॉस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस बी जो है ये किसके बराबर होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी होगा ए डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर इंटू बी। और अब हमें इसका ए से क्रॉस करना है, ठीक है,
तो बेटा ए क्रॉस ए वेक्टर तो जीरो हो गया, और पहले और ये हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी। ऑर्डर का ध्यान रखते हुए अब हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये है किसके बराबर, ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, जबकि हमारा आ रहा है माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी, मतलब दिस इज ए, ये तो करेक्ट है, मतलब ए इनकरेक्ट हो गया। ए इनकरेक्ट हो गया तो मार्क करेंगे, हमारा आंसर ये आ रहा है। उसने दे प्लस के साथ रखा है तो गलत है ना वो स्टेटमेंट गलत है तो हमने मार्क कर दिया। अच्छा बी में क्या है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, वेरी गुड, ए बी सी आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, मतलब उनका बॉक्स जो है वो तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। एंड वी डॉट ए वी डॉट बी वी डॉट सी वेक्टर जो है तो वो जो है तीनों जो है जीरो के बराबर है। तो हम एक करते हैं, वी को कोई एक नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है तो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं ना बेटा। तो अल्फा ए कैप अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा व्हाट इज वी डॉट ए, व्हाट इज वी डॉट ए, इट विल बी अल्फा ए डॉट ए प्लस बीटा ए डॉट बी प्लस गामा ए डॉट सी, ठीक है। उसके अलावा वी डॉट बी की अगर हम बात करें, वी डॉट बी की हम बात करें तो ये भी जीरो उसने बोला हुआ है, अल्फा ए डॉट बी प्लस बीटा बी डॉट बी प्लस गामा बी डॉट सी। वी डॉट बी जो है वो भी उसने बोला है जीरो है, और वी डॉट सी अगर हम करें तो अल्फा ए डॉट सी, सही है, प्लस बीटा ए डॉट सी प्लस गामा सी डॉट सी जो है ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ये वी डॉट ए वी डॉट बी और वी डॉट सी जो है, ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स को देखो। हाँ तो बेटा इनके कोफिशिएंट्स को अगर आप देखो तो देखो ये जैसे थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, अल्फा वेरिएबल है ना, उसका कोफिशिएंट ए डॉट ए, बीटा गामा, जैसे डिटर्मिनेंट्स में करते थे ना, a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू 0, b1x प्लस b2y, वैसे तो तीन इक्वेशंस वैसे बन गई। अच्छा इनके कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, वो a डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, करेक्ट है, फिर a डॉट बी डॉट बी डॉट सी एंड a डॉट सी b डॉट सी एंड c डॉट सी। इसको देख के याद आ रहा है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसका, बॉक्स ऑफ a b c के होल स्क्वायर का। अब हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये जीरो नहीं है, इसका मतलब दिस इज अगेन अ नॉन जीरो क्वांटिटी। इसका मतलब इनके कोफिशिएंट से, अल्फा बीटा गामा के कोफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं है, d इज नॉन जीरो, d इज नॉन जीरो। तो इन तीनों का अगर सोल्यूशन निकलना है ना, अब इनका सोल्यूशन निकलना है तो इन तीनों का सोल्यूशन बेटा एक ही केस में आएगा जब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू जीरो होगा। क्लियर है क्या? इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब अल्फा बीटा गामा जीरो। तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी नॉन जीरो मस्ट बी अ नल वेक्टर, वी मस्ट बी अ नल वेक्टर। तो सही बात है ना, इसका मतलब वी जो हो गया वो नल वेक्टर हो गया, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा। और ये करेक्ट हो गया, सही लिखा हुआ है तो इसे मार्क नहीं करना है, हमें सारे इनकरेक्ट मार्क करने थे, बी को मार्क नहीं करें। चलिए सी देखते हैं, ए एंड बी लाई इन अ प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर सी एंड डी। अच्छा डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ऐसा मान लेते हैं, एक प्लेन तो ऐसे है, ठीक है, और एक प्लेन ऐसे। आई होप आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। दो प्लेन है बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे, ठीक है ना, एक ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है। तो ए एंड डी लाइन अ प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। ये एक प्लेन है जिसमें सी वेक्टर और डी वेक्टर है, और ये एक प्लेन है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो क्या बोल रहा है वो, ए क्रॉस बी का क्रॉस ई क्रॉस डी से क्या जीरो होगा। अच्छा जब आप सी क्रॉस डी करोगे तो सी क्रॉस डी करोगे तो भाई एक इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर आएगा, और ए क्रॉस बी करोगे तो इसके नॉर्मल वेक्टर आएगा। एक वेक्टर आएगा n1 वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे आएगा n2 वेक्टर। अब n1 n2 खुद परपेंडिकुलर होंगे आपस में, क्योंकि n1 सी क्रॉस डी के परपेंडिकुलर। अब ये प्लेन परपेंडिकुलर थे तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो n1 के जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो n1 क्रॉस n2 तो मुझे नहीं लगता जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भाई, n1 क्रॉस n2 में तो साइन थीटा आता है, साइन 90 आएगा, डॉट लिखा होता तो जीरो होता। इसका मतलब सी गलत है भाई, और सी गलत है तो सी को हमें मार्क करना था,
ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन चेक करते हैं। अब डी में क्या लिखा है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश उनके रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं। क्या होता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ए डॉट ए डैश 1 होता है, बी डॉट बी डैश वेक्टर 1 होता है और सी डॉट सी डैश वेक्टर जो होता है 1 होता है। बस अपने रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो इन तीनों का सम तो 3 हो जाता है। ए डैश वेक्टर होता क्या है भाई, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ध्यान रखना है कि ये ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो, जरूरी है कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो, तभी हम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बना सकते हैं। बी क्या होता है, सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी और सी डैश वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। सही है, ये रेसिप्रोकल सिस्टम होते हैं। तो जब आप ए डॉट बी डैश करोगे, क्वेश्चन में लिखा है ए डॉट बी डैश, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ए डॉट बी डैश तो 0 हो जाएगा बेटा। अच्छा बी डॉट सी डैश करोगे, बी का डॉट सी डैश के साथ, तो ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। और ऐसी सी डॉट ए डैश करोगे तो 0 हो जाएगा। तो उन तीनों का सम तो 0 होगा, है ना। तो उसमें लिखा है कि उनका सम 3 आना चाहिए, तो डी भी गलत लिखा हुआ है और डी गलत लिखा हुआ है, तो डी को भी हम मार्क करेंगे। तो ए सी और डी इसमें गलत आंसर हो गए, बी करेक्ट है क्योंकि बी में वी नल वेक्टर ही आ रहा था। ठीक है बेटा, चलिए बेटा 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना, नॉन जीरो वेक्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ए ऑप्शन कौन कौन से सही है। ए बी सी आर ऑर्थोगोनल पेयर। मान लीजिए मैं इसका ए से डॉट करता हूं, ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो कंफर्म 0 हो गया ना बेटा, ए का डॉट ए क्रॉस बी के साथ ए डॉट सी 0 हो गया। अच्छा मैं इसका बी से डॉट करता हूं, बी डॉट ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर, तो उसका बी से डॉट भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब बी डॉट सी भी 0 हो गया, ए डॉट सी 0 हो गया, बी डॉट सी 0 हो गया, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। और ऐसे ही आप चाहो तो इसका बी से डॉट करके देख लो, बी से डॉट करोगे तो यहां से हमें ए डॉट बी भी 0 मिल जाएगा, मतलब ए एंड बी आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स ए बी एंड सी दे आर परपेंडिकुलर इन पेयर्स, ऑर्थोगोनल इन पेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बी क्या है, बी में वो कह रहा है कि क्या बॉक्स ऑफ ए बी सी जो है वो ए स्क्वायर है या सी स्क्वायर है, किसके बराबर है। चलिए अब मैं दोबारा से यहां से स्टार्ट करता हूं। ए क्रॉस बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा अच्छा साइन थीटा कितना होगा बेटा, ए और बी के बीच में 90 डिग्री इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, है ना, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, वैसे तो क्या पता है बट दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और ऐसे ही इससे मेरे को मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मिलेगा ना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दोनों को डिवाइड कर दो तो बी से बी कट जाएगा, वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है नॉन जीरो वेक्टर है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। करेक्ट, क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वेक्टर की लेंथ होती है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अच्छा इससे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में चेक करूं तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ए वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, कट गया, और उससे हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड जो है 1 आ गया। अब अगर मैं बॉक्स ऑफ ए बी सी की बात करूं, अब यार ये जो है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, सही है। उसके अलावा उनमें से एक वेक्टर यूनिट वेक्टर भी है, तो ऐसे जैसे क्यूबॉइड जैसे बनता है ऐसा कुछ बन रहा होगा इन 3 वेक्टर से, है ना। ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया और एक सी वेक्टर हो गया। तो बॉक्स ऑफ एबीसी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा दैट इज 1 इंटू कॉस फाई दैट इज ऑल्सो 1। कॉस फाई क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल होता है। अब ए क्रॉस बी और सी पैरेलल है, दोनों सेम वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर थे ना सब, तो उसलिए वो 1 हो जाएगा। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑलरेडी 1 है, जैसे मैं या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकता हूं या मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन देखो और सी ऑप्शन देखो तो दोनों ही सही हो गए भाई, बी भी सही हो गया और इससे सी ऑप्शन जो है वो भी सही हो गया।
नाउ पी एंड सी सही होने के बाद डी में लिखा है बी और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ऐसा तो कहीं कंडीशन नहीं आ रही कि बी और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इसके करेक्ट आंसर कौन से हो गए बेटा? ए करेक्ट, बी करेक्ट और सी करेक्ट हो गए। ठीक है बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो है बेटा एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां हमें लाइन की इक्वेशन आप देख ही पा रहे हैं, हमें दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप 2 कामा 1 कामा 4, और प्लेन की इक्वेशन है जो r डॉट n कैप, ये n कैप होता है ना, r डॉट n, अभी मैं बताता हूँ। चलो, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 3। तो बेटा हमें पता रहना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, ये वाला 1,1,0, ठीक है, और जो पैरेलल है जिस वेक्टर के, वो उसके dr है 2,1,4, और ये जो है ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, और ये जो प्लेन है इसके हमें नॉर्मल वेक्टर जो r डॉट n नॉर्मल वेक्टर पता है 1, 2, -1। अब हमें देखना है कि ये जो लाइन है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन लाइज इन द प्लेन, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन बट डज नॉट लाई, तो बेसिकली ऐसी सब चीजें हमें चेक करनी। तो बेटा देखो, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, खुद सोचो, ये प्लेन है और ये लाइन है, ये अगर पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, और लाइन के पैरेलल वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है। तो बेटा नॉर्मल वेक्टर का और लाइन के पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया? v1 वेक्टर 2, 1, 4, और नॉर्मल वेक्टर कितना हो गया बेटा? 1, 2, -1, ठीक है। तो v1 वेक्टर डॉट n वेक्टर कितना आएगा बेटा? 2 + 2 -4, 0 आ रहा है। अब ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमने सोचा था ये चीज सही है। ये जो लाइन है L लाइन, और ये जो प्लेन है, लाइन प्लेन के पैरेलल तो है ही। अब देखो, लाइन प्लेन के पैरेलल होके ऐसा भी हो सकता है कि लाइन प्लेन में ही हो, लाइन प्लेन में हो, उससे कैसे पता चलेगा वो चीज? जब हम ये देखेंगे कि कोई भी लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, क्या वो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे लाइन के ऊपर कोई भी मैं अगर एक पॉइंट एज्यूम करूं, मान लो 1,1,0 ही है, अगर लाइन प्लेन के ऊपर हुई तो लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट प्लेन के ऊपर भी होगा। अगर लाइन प्लेन में है तो हर एक लाइन का पॉइंट उस प्लेन में भी होगा। तो जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया 1,1,0, तो मैं इसको पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, जरा चेक करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन में रखूं तो इसका मतलब आई कैप प्लस जे कैप का डॉट किसके साथ? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के साथ कितना आ रहा है बेटा? i डॉट i1 प्लस 2j 3 आ रहा है, और यहां भी 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब लाइन का एक पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन लाइज इन द प्लेन, लाइन लाइज इन द प्लेन। देखो, एक पॉइंट तो कॉमन तब भी हो सकता था जब लाइन कट करके जाती, लाइन ऐसे कट करके जाती तो एक पॉइंट उसका और प्लेन का कॉमन आ ही जाता है ना। तो हम सिर्फ इससे चेक नहीं कर सकते कि कोई एक पॉइंट जो है वो उस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन जो है प्लेन में होगी। हाँ, अगर कोई दूसरा पॉइंट लाइन का भी प्लेन में आए तो हम कह सकते हैं, और नहीं तो हम इससे कह सकते हैं कि लाइन के पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट 0 आ रहा है, तो हम इससे श्योर है कि लाइन कंफर्म प्लेन के अंदर है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इनकरेक्ट, अगेन वही इनकरेक्ट बताना है। लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, गलत है, तो मार्क करना है ना। लाइन लाइज इन द प्लेन, ये सही है, जैसे मार्क मत करो। लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन बट डज नॉट लाई इन द प्लेन, ये भी गलत। हमने तो ये भी चेक कर लिया, लाइन पैरेलल तो है पर उस पर लाई भी कर रही है। और डी क्या है? लाइन कट द प्लेन ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, वो भी गलत है। तो इसके गलत ऑप्शन है ए, सी और डी, तो हम इसमें ए, सी, डी को मार्क करने वाले हैं। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं, और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट
सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसा आप 11th पे दे सकते हैं, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं और दोनों ही आप देखेंगे तो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, सी एक और वेक्टर है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप, और एक ए मैट्रिक्स हमें बना के दे रखा है। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो हमें बना है वो ए बी और सी के आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे ही वो मैट्रिक्स बना है। 2/7, 3/7, 6/7, नेक्स्ट रो 6/7, 2/7, -3/7 एंड C1, C2, C3। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि A मैट्रिक्स इंटू इट्स ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी। अब ये जो है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका हो सकता है, हमसे पूछ रहा है सी जो वेक्टर है वो क्या क्या होगा। तो अगर मैं A इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करूं, और या मैं ये याद रखूं, मैट्रिक्स में मैंने पढ़ा ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, दिस इज एन कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। This is a condition of orthogonal matrix. Now, what is an orthogonal matrix? Orthogonal matrix is a matrix जिसमें जो रोज हैं, है ना, जो तीनों रोज हैं उसके एलिमेंट जो होते हैं उसको आप तीन वेक्टर्स मान सकते हो। जैसे दे ही रखा है ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तीनों यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए। बिल्कुल, हमें ए वेक्टर बी वेक्टर यूनिट वेक्टर ही दिए, और साथ ही साथ में जो ए वेक्टर होगा या ए कैप बोल लो, ए कैप इज परपेंडिकुलर टू बी कैप, B cap is perpendicular to C cap and C cap is perpendicular to A cap. They are mutually perpendicular. यही कंडीशन होती है कि तीनों के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए और किसी भी दो रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। तो दैट कंडीशन ट्रांसवर्स कन्वर्ट्स इनटू दिस कंडीशन। तीन यूनिट वेक्टर्स और उनके आपस में ऑर्थोगोनल होंगे पेयर वाइज, तो डॉट डॉट 0 होगा। इसका मतलब जो C वेक्टर होगा, इसका मतलब जो सी वेक्टर है वो ए की भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो जो सी वेक्टर होगा, क्या वो हम ए क्रॉस बी से फाइंड नहीं कर सकते? सोच के देखिए, सी ए के भी और बी के दोनों परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगा। इनफैक्ट डायरेक्शन प्लस माइनस होगी। सी कैप अगर हमें बनाना है, सी कैप तो हम यूनिट वेक्टर बना लें, तो पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। चलिए, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, ए क्रॉस बी के लिए अब उसे यूनिट वेक्टर की बजाय नॉर्मल हम ए बी वेक्टर लेके कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। 2 3 6 6 2 -3। ठीक है, सो आई कैप के साथ कितना आएगा बेटा, 3 3 जा 9 -9 -12। ठीक है, माइनस जे कैप 3 2 जा 6 -36 प्लस के कैप के साथ 2 2 जा 4 -6 3 जा 18। सो दिस बिकम्स -21 आई कैप प्लस 42 जे कैप, करेक्ट, माइनस 14 के कैप। क्लियर है? कुछ इस टाइप से जो है हमारे पास ये वेक्टर बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे जो है हमें इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्शन, ये तो सी वेक्टर है, प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। इनफैक्ट आप चाहो तो इसमें से कॉमन, जैसे आप देखो तो -7 से आप डिवाइड कर दो। भाई बनाना तो यूनिट वेक्टर ही है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए जितना कांस्टेंट कॉमन आ रहा है वो पहले हटा दो। तो -7 तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 आई कैप -6 जे कैप 7 6 42 प्लस 2 के कैप। ठीक है, सो व्हाट विल बी सी कैप वेक्टर, इट विल बी प्लस माइनस ऑफ 3 आई कैप -6 जे कैप प्लस 2 के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड देखोगे आप तो कितना आएगा, √49 मतलब 7 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम द सी वेक्टर। प्लस माइनस आप समझ ही सकते हैं, डायरेक्शन उसकी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए या -a क्रॉस बी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस चेक करो बेटा, आपके सामने ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो एक बी ऑप्शन और एक सी ऑप्शन, बी और सी, इन दोनों में जो है ये सही आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दिस वाज द मेथड जिससे हम एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करके जो कंपेयर करना है आइडेंटिटी से, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तीनों ही जो है हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन है।
और साथ ही साथ में ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 0 दे रखा है, ठीक है। ए का डॉट बी के साथ 0 और ए डॉट सी और बी डॉट सी इक्वल है, ठीक है। और सी जो है हमें गिवन है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी प्लस गामा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये कुछ जो लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम इन स्पेस होती है वैसा कुछ लग रहा है। सी को ए बी और ए क्रॉस बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है और ऑप्शन जो है लैम्डा म्यू और इन सबसे रिलेटेड जो जो इनमें सही रिलेशन है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसको ए से डॉट करते हैं, तो हमारे पास आएगा ए डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा ए डॉट ए, और ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट ए 1 हो जाएगा, प्लस अच्छा ए डॉट बी हमें 0 ही दे रखा है क्वेश्चन में, देखें आप ए डॉट बी 0 तो ए 0, और ए का डॉट ए क्रॉस बी से कितना आएगा बेटा 0 ही आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर होता है, तो सिर्फ लैम्डा रह गया, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने इस इक्वेशन को ए से डॉट किया था, तो ए डॉट सी इक्वल टू लैम्डा। अच्छा सेकेंड बी से डॉट करते हैं ना, तो बी डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी तो 0 दिया हुआ है, म्यू टाइम्स बी डॉट बी, नाउ बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, और इसका बी से डॉट भी 0 होगा क्योंकि ये बी के भी परपेंडिकुलर है, तो इससे हमें लैम्डा और ये म्यू पता चल गया। और साथ ही साथ में क्वेश्चन में गिवन है ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, सो वी आर गेटिंग अ कंडीशन दैट लैम्डा शुड बी इज इक्वल टू म्यू, लैम्डा म्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब थर्ड स्टेप, एक बार इसको अपन सी से डॉट करते हैं, तो सी डॉट सी कितना होगा बेटा, वो भी 1 होगा, सी भी यूनिट वेक्टर था, तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी प्लस म्यू टाइम्स बी डॉट सी प्लस गामा टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी आ जाएगा बेटा, इसे लिख सकते हैं ना बॉक्स ऑफ एबीसी ए क्रॉस बी डॉट सी, वी कैन राइट इट इन दिस वे, ठीक है। अच्छा और लैम्डा और म्यू इक्वल है तो आप चाहो तो इधर म्यू की जगह भी लैम्डा जो है लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ स्टेप, अब मैं कर रहा हूं बेटा इसको डॉट, इसी को है ना, इसको डॉट विद ए क्रॉस बी, भाई तीसरा वेक्टर यहाँ पर ए क्रॉस बी है तो इससे भी डॉट कर लेते हैं, तो डॉट विद ए क्रॉस बी करते ही अब ये लेफ्ट हैंड साइड में तो बॉक्स ऑफ एबीसी बन जाएगा, इसको जैसे आपने ए क्रॉस बी से डॉट किया 0, इसको ए क्रॉस बी से डॉट किया तो 0, तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर, सही है। ए क्रॉस बी से डॉट किया था ए क्रॉस बी डॉट सी, और इसको ए क्रॉस बी, अरे ये गलत लिख दिया, दिस विल बी ए क्रॉस बी, so this can be written as gamma times of a cross b whole square is magnitude of a into magnitude of b into sin theta square square sin square theta, ठीक है। अब बिकॉज a डॉट b 0 है तो हम इन दोनों के बीच का एंगल थीटा पाई बाय 2 जो है कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर क्या हो गई sin थीटा पाई बाय 2, तो यहाँ से गामा की वैल्यू, दिस इज आल्सो a यूनिट वेक्टर एंड दिस इज आल्सो a यूनिट वेक्टर, सो द वैल्यू ऑफ गामा कम्स आउट टू बी बॉक्स ऑफ abc, ठीक है भाई, गामा की वैल्यू कम्स आउट टू बी बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज आई बेटा हमारे पास इन सबको हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन, 1 इज इक्वल्स टू अच्छा a डॉट c, यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ a डॉट c इज लैम्डा, सो a डॉट c becomes lambda, so this becomes lambda square प्लस b डॉट c is mu and mu is equals to lambda, so इसको भी मैं lambda लिखूंगा तो this again becomes lambda square plus and box ABC is coming out to be gamma, so this becomes gamma square. So we are getting a relation 2 lambda square plus gamma square equals to 1. ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन ए में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ये तो सही होगी। अच्छा ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, ये कंडीशन हमारे पास आएगी तो इसका मतलब बी भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा सी में क्या लिखा है, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू गामा, भाई लैम्डा म्यू के बराबर है, मतलब ए डॉट सी बी डॉट सी के बराबर है, पर यहाँ से ये गामा इसके बराबर होगा ये तो कोई कंडीशन नहीं आ रही ऐसी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो बी सी ऑप्शन जो है वो हम मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। और डी में क्या लिखा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू प्लस गामा, अब लैम्डा म्यू के बराबर है, आपने म्यू में गामा और ऐड कर दी तो गामा 0 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब डी भी सही नहीं होगा, जिसका मतलब इसके करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से होंगे बेटा, ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में वी हैव बीन गिवन दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, लिख लेते हैं, जरूरत पड़े देखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है ना, परपेंडिकुलर है। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ A2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B3 है, ये भी गिवन है, एंड C क्रॉस A इज इक्वल टू B वेक्टर, ये हमें दे रखा है, तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है 2 टाइम्स ऑफ C माइनस A वेक्टर की।
तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी. दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन 3. So the magnitude of C from here comes out to be 3/2 sin theta. ठीक है, ये डेटा बना के रख लेते हैं. Now after this we need to find the minimum value of 2 times of C minus A, C vector minus A vector के magnitude. तो मैं इसका स्क्वायर लिखता हूँ. This will be magnitude of C square plus magnitude of A square minus 2 times of C dot A. Okay, so magnitude of C square 9/4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है भाई, क्वेश्चन में हमें 2 गिवन है, तो 4 माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दैट इज 3/2 साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज 2 इनटू कॉस थीटा. क्लियर? सो दिस बिकम्स 9/4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉट थीटा प्लस 4. क्लियर है? वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन टेक दी एलसीएम. 4 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ सी माइनस ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज 9 टाइम्स. अच्छा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, आई नो द प्रॉपर्टी, आई नो द फॉर्मूला, आइडेंटिटी. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. आई विल राइट इट एज 9 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो अच्छा है जितना हम परफेक्ट स्क्वायर वगैरह की फॉर्म इसको कन्वर्ट कर सकें. तो यहाँ से 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर विल बिकम 9 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 9 cot square theta minus 24 cot theta, and then there will be some constant 16 plus 9, that is 25. Clear है? So 2 times magnitude of c minus a will become square root of this quantity. Square root of this quantity. So to make it a perfect square, to make it into a perfect square, I'll take 9 common, and cot square theta minus 24 by 9, so I will write as 12 by 9 का whole square. ठीक है? So a square plus b square extra आएगा minus 2, ये वाला सब टर्म्स तो एडजस्ट हो जाएगा. अच्छा, और इसमें एक्स्ट्रा कितना आएगा बेटा? b square एक्स्ट्रा आएगा 144 by 81. ठीक है ना? तो I will subtract that term minus 144 by 9 का square 81, 9 plus 25. So this will become root over 9 times cot theta minus 12 by 9 whole square, 25 into 9, that is 225, and 225 minus 144. 225 minus 144. I'm just checking if I'm doing the right calculations. Correct? So कितना आ गया भाई? 225 में जरा चेक की कर लूँ, गड़बड़ ना हो जाए, है ना? 1 9 12 minus 4 8, sorry 81 है ना? So it becomes plus 81 by 9. Clear है? 81 by 9, that is 9. So that is 2 magnitude c minus a का minimum value. अब आप खुद सोचो बेटा, ये मिनिमम तब आएगा जब परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा. परफेक्ट स्क्वायर 0 होने पर मिनिमम आएगी √9. √9 का तब कितना हो गया? 3 हो गया. क्लियर? तो इंटीजर टाइप था. अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये 9 में कुछ ऐड होगा तो वैल्यू बढ़ेगी. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 3. ठीक है? तो हमने क्या किया, वो मैं कैलकुलेशन प्रॉपर चेक कर रहा था कि कहीं गलत तो मिल जाए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट इट्स राइट है ना? 25 into 9 करेक्ट है. 225 minus 144, it becomes 81 by 9. 81 by 9, that is 9. So minimum value comes out to be 3. Well and good. Okay. चलिए. Okay students, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. This is also an integer type question. In this question, as you can see, कंडीशन हमें एक दे रखा है कि x, y, z जो पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन नहीं है, x0, y0, z0 नहीं. उसके अलावा एक इक्वेशन दे रखी है, और λ1, λ2, λ3 आर द 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा सेटिस्फाइंग समथिंग समथिंग, वो जो इक्वेशंस है. तो अगर आप देखो जो इक्वेशन दे रखी है बेटा, वो आई कैप, जे कैप, के कैप के अंदर हमें दोनों तरफ कुछ कोफिशिएंट्स दे रखे हैं. नाउ आई कैप, जे कैप, के कैप आर बेस वेक्टर्स, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, मतलब हम एक को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के वेक्टर्स दोनों तरफ से हम देखें इक्वल करने हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स जो है सेम होने चाहिए. आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, और के कैप का के कैप के साथ.
तो वो चीज अगर मैं पहले करूं, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, डिटर्मिनेंट्स के साथ जो है लिंक्ड है। तो अगर मैं आई कैप का कोफिशिएंट जो है दोनों तरफ से इक्वेट करूं, तो देखें आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, एक्स, नेक्स्ट है +3y, नेक्स्ट टर्म कितना है बेटा, -4z इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। सो टेकिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 3y minus 4z is equals to 0. Similarly, if I compare the coefficient of j cap from both the sides, so j cap का coefficient कितना आ रहा है, x आ रहा है, फिर j cap का coefficient है -3y प्लस 5z, और j cap का यहाँ coefficient कितना है, लैम्डा y, ठीक है। तो अगेन टेकिंग ऑन वन साइड, 1 माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 3 प्लस लैम्डा y plus 5z is equals to 0, and the third will be coefficient of k cap. So the coefficient of k cap is 3x, the coefficient of k cap is plus y, यहाँ कुछ नहीं है, is equals to lambda z, so minus lambda z is equals to 0. So basically what I am getting is, basically I am getting 3 linear equations in 3 variables x, y, z में। तो बेटा ये हमने solving system of linear equations में पढ़ा था कि अगर ये वाली, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तीनों के कांस्टेंट 0 है, सो दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। x क्या होता है बेटा, d1/d, y होता है d2/d, और z होता है d3/d। तो ये तो कंफर्म है कि इसमें d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अगर d नॉन जीरो हुआ, d मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ, तो एक्स वाई जेड कंफर्म जीरो हो जाएंगे, जबकि क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई जेड शुड नॉट बी जीरो। इसका मतलब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कैसा सोल्यूशन होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल। याद है डिटर्मिनेंट्स में पढ़ते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, इसको स्पेशल केस मानते हैं, है ना, इसका मतलब इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो अब हम कंडीशन लगाएंगे d इज इक्वल टू 0 की, सो d इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा 3 minus 4, 1 minus of 3 plus lambda 5, 3, 1 minus lambda should be is equals to 0. तो जैसे आप डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे, मैंने सॉल्व किया हुआ, मैं बता देता हूँ, यू विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन दैट इज लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, एंड इट हैज 3 रूट्स क्वेश्चन के हिसाब से, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। सो सबसे पहले पता है व्हाट इज द सम ऑफ द रूट, सिग्मा लैम्डा 1 इज -2, वैसे तो आप फैक्टर्स भी कर सकते हैं पर जरूरत है नहीं, एंड सम टेकन टू एट अ टाइम इज +1, एंड क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ सिग्मा अल्फा 1 प्लस मॉड ऑफ सिग्मा अल्फा 1 अल्फा लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो इसका मॉड हो गया 2 और इसका मॉड ये ऑलरेडी 1 है, तो आपका फाइनल आंसर दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 3 आएगा। इंटीजर टाइप था तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 3। ओके बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, इंटीजर टाइप ये भी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स A and C आर गिवन। तो A पॉइंट क्या दे रखा है हमें, A पॉइंट इज 9, -1, 7, एंड C पॉइंट इज 7, -2, 7, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स कंटेनिंग वेक्टर्स। अब देखो, एक लाइन ऐसे हमें ए बी वेक्टर और एक हमें सी डी वेक्टर दे रखी है, तो ए बी जो है ए पॉइंट तो पास कर रही होगी, ए पॉइंट हमें पता है, एंड इट इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, है ना, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। दूसरी लाइन सी से पास कर रही है एंड इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या दे रखा है बेटा, 4, -1, 3, एंड सी डी वेक्टर इज गिवन 2, -1, 2, ठीक है। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज पी पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो हम पहले पी पॉइंट सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जिस पॉइंट से पास कर रही है, 9, -1, 7,
plus lambda times parallel vector which is 4 comma minus 1 comma 3. Similarly, vector equation of line CD, vector equation of line CD, C से पास कर लिए, that is 7 comma minus 2 comma 7 plus mu times of 2 comma minus 1 comma 2. ठीक है, अब फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इन दोनों के भाई आई कैप जे कैप के कैप कोफिशिएंट सेम करने हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो फॉर पी पॉइंट हमने आई कैप का कोफिशिएंट कितना आ रहा है बेटा 9 प्लस 4 लैम्डा बराबर होगा 7 प्लस 2 म्यू के, उसके अलावा -1 माइनस लैम्डा बराबर होगा -2 माइनस म्यू के, और एक होगा 7 प्लस 3 लैम्डा, 7 प्लस 3 लैम्डा बराबर 7 प्लस 2 म्यू के। तो इन तीन इक्वेशन से अब वैसे देखो तो वेरिएबल दो ही हैं, तो हम कोई भी दो इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करते हैं लैम्डा और म्यू, और फिर हम उस लैम्डा म्यू को तीसरी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि क्या z कोऑर्डिनेट, या आपने x और y को सॉल्व किया तो z कोऑर्डिनेट, या y और z को सॉल्व किया तो x कोऑर्डिनेट तीनों का सेम है नहीं। तो आप चेक करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू तो आएगी -2 और म्यू की वैल्यू आएगी -3। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ कैलकुलेशन का, आप कर लीजिएगा। लैम्डा -2 और म्यू -3 के बराबर आते हैं। तो जैसे आपने लैम्डा को -2 और म्यू को -3 रखा, तो उससे पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो आ जाएंगे 1, 1, 1। ठीक है, ये आप कह सकते हैं इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहे हैं PQ is perpendicular to AB and CD। अच्छा, तो लेट से Q जो है वो x, y, z पॉइंट है। ठीक है, सो PQ वेक्टर विल बी x -1, y -1, z -1, ये PQ वेक्टर होगा। एंड PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD बोथ, AB और CD दोनों के परपेंडिकुलर है, और PQ जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है 15 है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं PQ जो होगा क्या वो AB क्रॉस CD की डायरेक्शन में होगा क्या? मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं अभी, वो इसकी डायरेक्शन में होगा, है ना, प्लस माइनस कर लेते हैं, वो इसकी डायरेक्शन में होगा AB क्रॉस CD की, क्योंकि वो AB और CD दोनों के परपेंडिकुलर है, और मैग्नीट्यूड हम 15 से निकाल ही लेंगे। तो अब मेरा एम है पहले AB क्रॉस CD निकालना, आई कैप जे कैप के कैप। AB 4 -1 3 एंड 2 -1 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा, आई कैप के साथ -2 + 3 1 माइनस जे कैप के साथ 4 2 8 8 एंड -6, सो 2 प्लस के कैप के साथ -4 एंड +2, तो -2। ठीक है, दिस बिकम्स AB क्रॉस CD। अच्छा, तो हमें PQ की डायरेक्शन जो है वो पता चलेगी, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें कितना करना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड जो है 15 करना है। तो एक तो चीज करते हैं वो, क्योंकि इसके मतलब भाई PQ डायरेक्शन है तो इसके पैरेलल होगा, इसका मतलब x -1/1 इज इक्वल टू y -1/-2 इज इक्वल टू z -1/-2 इज इक्वल टू लैम्डा होगा। ठीक है क्या, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अंडर रूट ऑफ λ² प्लस 4 λ² प्लस 4 λ², उसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो 9 λ² इक्वल टू 225, तो λ² इज इक्वल टू 25, तो लैम्डा इज इक्वल टू +-5। क्लियर है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू +-5। अब एक बार लैम्डा को 5 रखो, एक बार लैम्डा को -5 रखो, तो लैम्डा को 5 और -5 जब रखोगे तो आपको जो XYZ पॉइंट है वो क्या क्या मिल सकते हैं मैं बता देता हूँ। XYZ कैन बी either it can be 6, -9, -9, या फिर it can be -4, -11, -11। ठीक है क्या, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो उसने यही बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो दो पोजीशन वेक्टर आ गए Q के, तो हमें उनके x और y कोऑर्डिनेट्स का, x और y कोऑर्डिनेट्स के सम जितने भी हैं सबका सम कैलकुलेट करना है, टोटल मतलब इन सबको हमें ऐड करके देखना है। तो 6 और -4 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 + 2 + 2, टोटल आंसर कितना हो गया बेटा 6 हो गया। जो क्वेश्चन ने पूछा ये वो है आंसर, है ना, सभी x और y और z कोऑर्डिनेट्स का सम, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 पॉइंट जो हैं उन सबका वैल्यू जो है उनका सम हमने निकालना है। तो आंसर कितना हो गया इसका, 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ठीक है ना, दो ट्राइंगल्स हैं और उसमें साइन A की जो वैल्यू है हमें दे रखी है A² + B² + C² इंटू P² + Q² + R² अपॉन, अब अपॉन में क्या लिखा है ध्यान से देखें, BP + AR + CQ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, जहां A जो है वो BC साइड है, वो ट्राइंगल की जो है साइड हमें दे रखी है। आप चाहो तो देख सकते हो, एक ट्राइंगल है ABC, जहाँ BC साइड तो A दे रखी है, ठीक है, CA साइड जो है वो B दे रखी है और AB साइड जो C दे रखी है, और ऐसे ही एक और ट्राइंगल है PQR, और इसमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ QR साइड तो P के बराबर है, ये वाली साइड Q के बराबर है और ये वाली साइड R के बराबर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा PQR जो है वो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, P is less than Q is less than R, तो Q जो होगा वो P+1 हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स है, और R जो होगा वो P+2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमें PQR ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है वो बताना है। अच्छा, जो हमें डेटा दे रखा है ना, साइन A जो हमें बोल रखा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक x वेक्टर माना, ध्यान से देखिएगा, AI + BJ + CK, ठीक है, क्योंकि मुझे वो जो एक्सप्रेशन लग रहा है वो अब हमें विजुलाइज करना होगा, वो देखिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जैसा कुछ हो सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। एक मैंने ये माना, अच्छा y, अब आप उस एक्सप्रेशन का ना न्यूमरेटर चेक करो, a के साथ r दिखेगा आपको, है ना, b के साथ p दिखेगा, तो मैंने एक वेक्टर माना RI + PJ + QK, क्योंकि c के साथ हमें q दिख रहा है। अच्छा, और हमने थीटा मैंने मान लिया x वेक्टर और y वेक्टर के बीच के एंगल को, ठीक है, थीटा मैंने मान लिया x और y के बीच के एंगल को। तो अगर मैं अब आपसे x.y पूछूं, ठीक है, x.y, तो क्या वो AR + BP + CQ के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दैट इज √A² + B² + C² इंटू √R² + P² + Q² इंटू cos थीटा। तो यहाँ से जो बेटा cos² थीटा आएगा, cos² थीटा, क्या वो AR + BP + CQ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A² + B² + C² इंटू R² + P² + Q² के बराबर आएगा। और हम जाते हैं, देखो cos थीटा जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ये चीज हमेशा 1 या 1 से छोटी ही होगी। अच्छा, और अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में यही चीज, इसका रेसिप्रोकल जो है वो साइन A के बराबर है, ठीक है। तो अगर इसके रेसिप्रोकल की बात करें, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब साइन A वो हो जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी का, साइन चेंज हो जाएगा इक्वालिटी का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेटा साइन A ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब साइन A 1 जरूर हो सकता है। दैट मीन्स एंगल A शुड बी इज इक्वल टू π/2। ये हमें समझ में आ गया कि इधर ये जो एंगल है ये π/2 होना चाहिए। देखते रहना भाई, अब कितना बढ़िया तरीके से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। अच्छा, एंगल ये π/2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी इक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए भाई, यहाँ पर भी इक्वालिटी 2 होल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब cos² थीटा या तो 1 ही होगा, तो इसका मतलब cos थीटा प्लस या माइनस हो, मतलब थीटा या तो 0 होगा या π होगा। अच्छा, थीटा x और y के बीच का एंगल था, इसका मतलब x वेक्टर पैरेलल हो गया y वेक्टर के। अब अगर x वेक्टर y के पैरेलल हो गया तो इनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शन में है, A/R शुड बी इक्वल टू B/P शुड बी इक्वल टू C/Q। अब ऐसे सोचो, ABC तो ट्रायंगल की साइड्स थी, और R, P और Q ये भी जो है ट्रायंगल की साइड्स थी। इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर, जब साइड्स प्रोपोर्शन में होती है दो ट्रायंगल्स की, है ना, साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है तो सिमिलर होते हैं ट्रायंगल्स। इसका मतलब ट्रायंगल ABC शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल, अच्छा A के साथ R आ रहा है ना, इसका मतलब अब ध्यान रखना, बस पहले R आएगा बेटा यहाँ पे, ट्रायंगल R फिर P और फिर Q आएगा। अब क्योंकि एंगल A π/2 था, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इसके सामने वाला ये एंगल भी कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री। ये नहीं, सॉरी, R सिमिलर था ना, ये वाला है, ये भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल R शुड बी आल्सो π/2। अब एंगल R अगर π/2 आ गया तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, दैट इज R² इज इक्वल्स टू P² + Q²। और मैंने R, P, Q में रिलेशन फाइंड कर रखा है, Q और R को P की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा P+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² + P+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको P की दो वैल्यू मिलेंगी, P = -1 या 3।
अब आप जानते हैं P माइनस वन तो हो नहीं सकता, ट्राइंगल की साइड है, तो इसका मतलब P को अपन क्या कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करके चलेंगे। अब P अगर 3 के बराबर है तो Q 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 3 4 5 का। और क्वेश्चन में हमसे PQR ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस, 5 and 4 9 plus 3 12। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 12। पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर विल कम आउट टू बी 12। ओके बेटे, ओके बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर टाइप और सिंपल है, बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन। हमें बोल रहे हैं कि P और Q जो है 2 पॉइंट्स वो इस कर्व पे लाई करते हैं, y is equals to 2 raised to the power x plus 2, ठीक है ना। P and Q lies on this curve such that OP, O is origin, OP वेक्टर का डॉट i के साथ दे रखा है और OQ वेक्टर का डॉट i कैप के साथ दे रखा है। तो मैं P पॉइंट को मान लेता हूँ x1, y1 और Q पॉइंट को मान लेता हूँ x2, y2, ठीक है। तो OP वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और OQ वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो अगर मैं OP वेक्टर का डॉट i कैप के साथ करूंगा तो x1 आएगा, जो कि क्वेश्चन में मुझे -1 दे रखा है। आप चेक करें x1 -1, अब क्योंकि पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है तो जब x1 को -1 रखोगे तो y1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें P पॉइंट पता चल गया। ऐसे ही OQ वेक्टर का डॉट i कैप के साथ 2 दे रखा है, मतलब x2 जो होगा वो 2 हो जाएगा, x2 को 2 प्लस 2 4, सो y2 जो होगा वो 16 हो जाएगा। तो हमें P और Q पॉइंट्स जो है वो पता चल गए, ठीक है। सो व्हाट विल बी OP वेक्टर माइनस i कैप प्लस 2j कैप एंड OQ वेक्टर विल बी 2i कैप प्लस 16j कैप। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब आपको OQ माइनस 4 टाइम्स ऑफ OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत सिंपल है भाई, OP माइनस 4 टाइम्स ऑफ OQ विल बी 6i कैप प्लस 8j कैप का मैग्नीट्यूड इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 10। क्लियर है भाई। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका, 10 विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा आर 3 नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट डेटा एक तो हमें दे रखा है गामा डॉट बीटा 0, मतलब गामा बीटा के परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ में एक इक्वेशन दे रखी है अल्फा प्लस गामा क्रॉस बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस गामा। और ये बोला है कि अल्फा बीटा के बीच का जो एंगल है वो π/6 से π/4 के बीच में। तो गामा स्क्वायर मैक्सिमम और गामा स्क्वायर मिनिमम, मतलब गामा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। चलिए तो कोशिश करते हैं हम इसे सिंप्लीफाई करने की बेटा। सबसे पहले जब भी ऐसे हमें एक इक्वेशन दिखती है, वेक्टर इक्वेशन, हम उसको एक एक करके अल्फा से बीटा से गामा से डॉट करके कंडीशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टेप में डॉट कर रहा हूं अल्फा के साथ, अल्फा डॉट अल्फा इज अल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा अल्फा डॉट गामा बीटा को बॉक्स ऑफ अल्फा गामा बीटा लिखा जा सकता है, और यहाँ अल्फा से डॉट करने पे 0 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा ना, क्योंकि ये अल्फा क्रॉस गामा जो है अल्फा के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में मैं बीटा से डॉट करता हूँ, डॉट विद बीटा वेक्टर, तो अल्फा डॉट बीटा, बीटा से डॉट करने पर ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू बीटा से डॉट करने पे अल्फा गामा बीटा, तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ अल्फा गामा बीटा, ठीक है। चलिए तो मैं इसकी मदद से यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर जो है वो रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और अल्फा और बीटा के बीच का एंगल मैं थीटा मान रहा हूँ, जिसकी रेंज मुझे π/6 से π/4 ऑलरेडी दे रखी है। तो जब मैं इसको फॉर्मूला लगाऊंगा अल्फा बीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कॉस थीटा, इसको मैं बना के रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम और करता हूँ, अब तीसरे में मैं गामा से डॉट करता हूँ पहली इक्वेशन को, इसको गामा से डॉट करूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा गामा डॉट अल्फा, गामा से ये भी 0 डॉट और गामा से ये भी डॉट 0, ये 0 हो गया। इसका मतलब अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर है गामा के लिए, ठीक है। और यहाँ से गामा जो था बीटा के भी परपेंडिकुलर जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन का यूज करके आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस गामा माइनस गामा क्रॉस बीटा। अच्छा, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूं तो अल्फा क्रॉस गामा प्लस बीटा क्रॉस गामा लिखा जा सकता है बेटा,
जिसको कि मैं अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा क्रॉस गामा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अब देखिए अल्फा जो है बेटा वो गामा के भी परपेंडिकुलर है और गामा जो है वो बीटा के भी परपेंडिकुलर है। अल्फा गामा के और बीटा गामा के दोनों के परपेंडिकुलर। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड्स, तो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ गामा इंटू साइन थीटा आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के गामा दोनों के ही परपेंडिकुलर, भाई अल्फा प्लस बीटा तो एक ही प्लेन में, अब गामा अल्फा और बीटा दोनों के परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया साइन थीटा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर इनटू गामा का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अल्फा स्क्वायर, in place of alpha square I can write magnitude beta square into cos square theta is equals to magnitude of alpha square की जगह beta square cos square theta plus beta square and beta square, and you can write also 2 times of alpha dot beta. Alpha dot beta मतलब 2 times of alpha. Now what is alpha minus? So it will be minus beta square into cos square theta. ठीक है, आ गया। अल्फा की जगह मैंने रखा माइनस बीटा कॉस थीटा इंटू एक मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, और कॉस थीटा और इन दोनों के बीच का एंगल खुद कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा becomes the value of gamma square. So you can easily see that beta square you can cancel from both the sides. So cos square theta is equals to cos square theta minus cos square theta. So it will become 1 minus cos square theta into gamma square. So the value of gamma square comes out to be cos square upon sin square, that is cot square theta. आ गया ये मैग्नीट्यूड ऑफ गामा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ गामा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थी बेटा। अब थीटा पाई बाय 6 से पाई बाय 4 में यू नो cot थीटा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, so what will be the maximum value of gamma square? The maximum value of gamma square will be coming at theta equals to pi by 6. Root 3 का square, that is 3. And what will be the minimum value of gamma square? It will be coming at pi by 4, that is 1. Now you need to find the arithmetic mean of these two numbers, 3 plus 1 by 2. So your answer will be 2. ठीक है ना, इंटीजर टाइप था, तो फाइनल आंसर कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैनिपुलेशन करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी वेक्टर इक्वेशन एक ही इक्वेशन में रखी होती है तो हमें उन्हीं वेक्टर से एक एक करके डॉट करते हुए या क्रॉस करते हुए रिजल्ट तक जाना पड़ता है। और क्योंकि इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स था तो इट्स बेटर कि हम डॉट प्रोडक्ट से करें। डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना या उसमें रिलेशन फाइंड करना ज़्यादा आसान होता है। ओके बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा एक टेट्राहेड्रन का क्वेश्चन, जिसमें हमें ABCD एक टेट्राहेड्रन दे रखा है और ABC पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। A का पोजीशन वेक्टर I कैप J कैप K कैप था, तो मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 1, B के 1 0 0 और C के 3 0 0 जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन में वो लिख लिया। अब D से ABC फेज पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करी गई है AE, तो वो मैंने ड्रॉप कर दी है, और AD जो एज है उसकी लेंथ 4 यूनिट्स दे रखी है। तो और इस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है। I hope you know the formula of volume, 1/3 into area of base into height। ये होता है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, करेक्ट है। अच्छा, तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, ये हाइट जो है AE जो हाइट है, द लेंथ ऑफ DE, सॉरी DE है ना, DE जो है इस लेंथ को अपन को बताना है, ये हाइट जो है बेसिकली हमें पता लगाना है। अब देखिए बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप BC वेक्टर देखें, ठीक है, तो BC वेक्टर कितना आ रहा है बेटा, दिस इज 2i कैप, और अगर आप AB वेक्टर देखें तो AB दिस माइनस दिस 0, दैट इज J कैप प्लस K कैप, ठीक है ना, दिस इज BC वेक्टर AB वेक्टर। तो यू कैन सी दैट BA वेक्टर का डॉट BC वेक्टर के साथ 0 आ रहा है, 2i कैप दिस, दैट मीन्स BA इज परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर। ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सब चीजें जो जनरल चीजें हैं ये ऑब्जर्व करने बिना हम बाकी सब चीजें करने लगते हैं कि लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस लाइन की इक्वेशन हम कोशिश करते हैं हाइट वाइट से एक पॉइंट निकालें, वो बहुत कुछ हो जाएगा। जबकि आप इतना सिंपल कर सकते हैं कि मतलब ABC राइट एंगल ट्राइंगल है ना, BC लेंथ किसके बराबर हो गई, 2 लेंथ, और AB लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, AB लेंथ magnitude of this vector, that is √2, ठीक है। So what is area of triangle ABC? Area of triangle ABC, because it's a right angle triangle, half base into height, that is √2,
अब बस अपन को इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल कितना गिवन है, 2√2/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। √2 कट जाएगा तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। काम खत्म। हाइट क्या था, हाइट ही ना DE थी। DE इज द हाइट ऑफ दिस टेट्राहेड्रल, सो द हाइट कम्स आउट टू बी 2 यूनिट्स। सिंपल। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज ऑल्सो इंटीजर टाइप। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो एक्सप्रेशन है उसको देख के घबराना नहीं है, सिर्फ ढंग से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, आ जाएगा। A एंड C दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/3 है। ठीक है, तो हमें A क्रॉस B क्रॉस C, ABC का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और फिर इसका डॉट कर रखा है A क्रॉस C के साथ, इसकी वैल्यू 5 गिवन। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ बॉक्स ABC -1। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। Let us apply the formula of vector triple product A dot C into B vector minus A dot B into C vector का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है A क्रॉस C के साथ। अच्छा, तो this becomes this into this will become A dot C into B dot A क्रॉस C। ठीक है, and then minus A dot B into C डॉट A क्रॉस C। अब A क्रॉस C के परपेंडिकुलर है तो C का डॉट इसके साथ कितना होगा, 0 इज इक्वल्स टू 5। सो दिस बिकम्स A डॉट C इंटू, अच्छा ये AC भी लिखा है, बॉक्स ऑफ ACB, तो हम जानते हैं किसी भी दो रोज को पोजीशन इंटरचेंज करने से माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस बॉक्स ABC लिख सकता हूं बेटा मैं इसको, इज इक्वल्स टू 5। नाउ A डॉट C का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू कॉस थीटा इंटू बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 5। नाउ क्वेश्चन देखें आप, A यूनिट वेक्टर C यूनिट वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल π/3, तो cos π/3 1/2, सो माइनस ऑफ बॉक्स ABC द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, इधर जाएगा तो 10 आ जाएगा। सो क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ बॉक्स ABC -1, तो सिंपल 10 - 1, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 9। ओके, सो आई होप आपको इन वेक्टर के क्वेश्चन से कुछ ना कुछ अच्छा फायदा जरूर होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से करके जाइए, राइट। एंड इतना आई थिंक वेक्टर्स के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके बेटे। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।